नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा चल रहा था बेटा 10th का जो चैप्टर थर्ड था, कौन सा था, धातु एंड अधातु वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें 2 क्लास हो गई थी हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले वो प्ले लिस्ट में जाए पीजी फाउंडेशन क्लासेज के चैनल पर और पहले वो क्लास देखे, इसके बाद में आगे बढ़े। इससे आपको फायदा रहेगा कि पीछे क्या पढ़ाया गया था वो आपको समझने में सुविधा रहेगी, है ना। तो साथियों अब पढ़ते हैं आगे की क्लास। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपको 6 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही इजी वे में समझाया गया है, 3 क्लासों में फिनिश हो रहा है। तो प्लीज सभी साथी देखें, एक बार शेयर करें दोस्तों के साथ में। और अगर आपको 100 नंबर लाने हैं तो हमारे फाउंडेशन क्लासेज के चैनल है पीजी फाउंडेशन क्लासेज का, उसको फॉलो करें और कमेंट करके बताइए कि कैसी क्लास चल रही है, समझ में कैसे आ रहा है, कौन सा चैप्टर, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराऊं, ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस प्रकार से मैं वही चैप्टर आपको कराना शुरू कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री के 2 चैप्टर और बचे उनको फिनिश कर दो पहले, या सर आप चाहते हो कि सर बायोलॉजी स्टार्ट कर दो या फिजिक्स कर दो, तो मैं आप कहोगे उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दूंगा, राइट। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एग्जाम में आएंगे, छोटे छोटे एबीसीडी वाले, वन लाइनर, बड़े, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन जो चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी आपको मैं करा रहा हूँ, है ना। और जो बीच बीच में चैप्टर के बीच बीच में आते हैं ना, ये भी करो वाले, वो क्वेश्चन भी आपको सोल्व करा रहा हूँ। तो उनमें से ही कोई न कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बेटा 100% कह देता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर चल जाए, आपको 200% गारंटी देता हूँ इस बात की। तो अब चलते हैं, पढ़ते हैं, रेडी हो? आ जाओ तो, है ना। अब देखो एक अच्छा टॉपिक है एनोडीकरण, एग्जाम में भी आया हुआ है कि एनोडीकरण किसे कहते हैं, इसकी प्रक्रिया को समझाइए। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, किस प्रकार से एनोडीकरण काम करता है, उस वाली बात को अब समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या है एनोडीकरण, उसको समझते हैं। देखो बेटा ये कह रहा है एनोडीकरण, एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर, अब एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। देखो एल्यूमिनियम होता है, उस पर मोटी ऑक्साइड की परत बनेगी, ऑक्साइड की परत, परत को ही क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। तो सिंपल सा याद रखना है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। जैसे ही इसको एल्यूमिनियम को बाहर रख देते हैं तो बाहर रहेगी वायुमंडल में, वायु और वायु के जैसे संपर्क में आएगा तो पतली परत का निर्माण कर लेता है। किसका कर लेता है, पतली परत का निर्माण करता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। किससे बचाती है, इसे संक्षारण होने से बचाती है। तो इस परत को मोटा करके, इसको और मोटा करके थोड़ा सा, है ना, संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है, इसलिए इसका क्या करते हैं, एनोडीकरण करते हैं। तो मेरे बेटा प्यारे साथियों समझ आ गया होगा कि एनोडीकरण का मतलब क्या है, कि एल्यूमिनियम पर मोटी परत, ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। एल्यूमिनियम को वायुमंडल में रखने पर एक पतली परत का निर्माण कर लेता है जो संक्षारण से बचाती है वो परत, है ना। तो इस परत को मोटी करने के लिए क्या करते हैं, एनोडीकरण करते हैं। बहुत सिंपल सी सरल भाषा में, शब्दों में ये अपनी एनोडीकरण की प्रक्रिया थी। तो समझ आ गई होगी। तो एल्यूमिनियम का एनोडीकरण कैसे करते हैं वो समझते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, साफ वस्तु लेते हैं उसको क्या बनाते हैं, एनोड। बेटा 2 होते हैं, एक तो एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। आगे सुनो, बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है। अब आपको पता है प्लस माइनस किस में होंगे, विद्युत अपघटन में होंगे। तो इसके सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा H2SO4 के साथ में क्या कराते हैं, विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है। तो एनोड पे उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस होगी, वो क्या करेगी, एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देगी। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रगड़ कर, रंग कर
रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती। तो यही बात है, एल्यूमिनियम को संक्षरण होने से बचाने के लिए एनोडीकरण किया जाता है। एनोडीकरण की मोटी परत चढ़ाई जाती है ऑक्साइड की उसके ऊपर, तो ऑक्साइड की वो मोटी परत हुई उसको फिर कलर कर देते हैं, जिससे बहुत अच्छा प्रकार का एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। आपने 100% देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखना, मैं आपको बताता हूं। तो वायर आती है, मोटर बांधने के जो तार आते हैं उसमें देखना लाल लाल सा ऊपर चढ़ा हुआ होता है, उसके अंदर से सफेद तार निकलता है, तो वो ऊपर चढ़ा हुआ होता है ना बेटा, वही क्या होता है, ऑक्साइड की परत होती है, और उसी पे क्या होता है, ऑक्साइड की परत पर चढ़ाई जाती है, जिससे उसका संचारण नहीं होता है और वो क्लियरली क्या होता है, एकदम सेफ होता है ना। तो सिंपल सी एल्यूमिनियम का एनोडीकरण करने का सिंपल सा तरीका था कि एक एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु लेंगे, उसको क्या करेंगे, एक एनोड बनाएंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में विद्युत अपघटन कराएंगे। तो एनोड पर विद्युत अपघटन के बाद में ऑक्सीजन आएगी, जो क्या करेगी, एक मोटी परत का निर्माण कर लेगी और इसे ही कलर करके फिर बाद में क्या कर देते, बेच देते हैं, आसानी से एनोडीकरण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया थी एनोडीकरण की। मेरे प्यारे साथियों, समझ आ गई होगी, सिंपल सी बात थी कि एल्यूमिनियम पर एक मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है ना। इससे एल्यूमिनियम को संक्षरण से बचाया जा सकता है। पतली परत तो वायुमंडल में रहने पर ही चढ़ जाती है, लेकिन इसको और मोटा करने के लिए एनोडीकरण किया जाता है। एनोडीकरण करने की प्रक्रिया मैं आपको बता दी, और अगर क्वेश्चन आता है एनोडीकरण को लेके तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, जल के साथ धातु की अभिक्रिया। अब ये कुछ अभिक्रियाएं हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता है कि जल के साथ में धातु की अभिक्रिया करी तो क्या बनेगा, ऐसा पूछ लेगा, वो 4 ऑप्शन दे देगा, तो वो चीजें हमें आनी चाहिए। तो देखो, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाती है। हाइड्रोजन गैस बनाती है और एक क्या करती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। तो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है। धातु ऑक्साइड तो किसमें है, जल में घुलनशील है। जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। अब समझना इस बात को, क्या बात कह रहा है वो, कि जल के साथ, मान लो बेटा धातु लिया, क्या लिया, धातु, जल के साथ में क्या बना देता है, धातु ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। सिंपल सी बात है, क्या बना देगा, धातु ऑक्साइड, और क्या बना देगा, हाइड्रोजन बना देगा। अब देखो बेटा, ये बना दिया हाइड्रोजन और धातु ऑक्साइड बना दिया। अब इस धातु ऑक्साइड को वापस से जल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। इस धातु ऑक्साइड को फिर से ले लिया मैंने, धातु ऑक्साइड, इस धातु ऑक्साइड का फिर के साथ जल के साथ में फिर से मैंने वो करा दिया, तो मेरे को बनेगा धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यही बात इसको समझाई गई है कि कैसे बनेगा, वो एक एग्जाम्पल भी आगे देके मैं समझाऊंगा। तो इसमें देखो, पहले जब धातु जल के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बना देती है और हाइड्रोजन गैस बना देती है। जैसे ही इस धातु ऑक्साइड को यहाँ पे लेके वापस इसको जल के साथ में क्रिया कराते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बना देती है। राइट, ये बात तो क्लियर हो गई आपकी। आगे समझो, सोडियम और पोटेशियम का ठंडे जल से अभिक्रिया। अब 2 प्रकार की अभिक्रिया है, ठंडे जल से अभिक्रिया करा रहे सोडियम और पोटेशियम की। समझो बात को, सोडियम पोटेशियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ठंडे जल के साथ में कैसे करती हैं, बहुत स्पीडली अभिक्रिया करती हैं, है ना। तथा सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषित 2 टाइप की होती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था चैप्टर फर्स्ट में कि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, शोषी में ऊष्मा का अब्जॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषण होता है। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इससे उत्सर्जन हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। अब देखो बेटा, ये पोटेशियम है, इसको जल के साथ में रिएक्शन करा दिया तो क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये क्या हुआ, ऊष्मीय ऊर्जा बना दिया। उसमें ऊर्जा कैसे निकली कि ये क्या, कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्लस में मिल रहा है, इसका मतलब ऊष्मा निकल रही है। अगर माइनस में मिलता तो इसका मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, राइट, है ना।
आगे देखो इसी प्रकार का सोडियम के साथ में किया, सोडियम को जल के ठंडे जल के साथ में कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, हाइड्रोजन, और ये क्या ऊष्मीय ऊर्जा, ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सिंपल सी बात याद रखनी है साथियों, क्या सिंपल सी बात याद रखनी है कि जैसे ही धातु की क्रिया हम जल के साथ में कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और धातु ऑक्साइड को फिर से हम जल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। बस यही बात थी और कोई ज़्यादा नहीं थी। पोटेशियम और पोटेशियम और सोडियम की क्रिया ठंडे जल के साथ में तेजी से होती है और हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो जाती है। ओके, यही बात मैंने इसमें समझाई है। इन दोनों की क्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है बेटा, आगे चलो। देखो पानी के साथ कैल्शियम की प्रतिक्रिया, वहां पे पोटेशियम और सोडियम की समझी, अब कैल्शियम की समझते हैं। देखो पानी के साथ कैल्शियम की प्रतिक्रिया कम हिंसक होती है, हाइड्रोजन आग पकड़ने के लिए विकसित गर्मी पर्याप्त नहीं। वहां पे देखो, वहां क्या देखा था कि हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेता था, प्रज्वलित होता था, जल उठता था, लेकिन कैल्शियम के साथ में ऐसा नहीं होता है। कैल्शियम के साथ में ऐसा नहीं होता है। कैल्शियम की क्रिया वही जल के साथ में करवाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। राइट, यहाँ पे ज्यादा वो नहीं है कि ये ऊष्माक्षेपी हुई है या ऊष्माक्षेपी हुई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्ट नहीं होती, ज्यादा हिंसक अभिक्रिया नहीं होती है, नॉर्मल होती है। कैल्शियम तैरने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। कैल्शियम क्या करता है, तैरने लग जाता है पानी में ऊपर, और उसके जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं जो धातु की सतह पे छोटे छोटे आपने देखे होंगे ग्लास में भी चिपक जाते हैं। राइट, अब गर्म पानी के साथ देखते हैं गर्म पानी के साथ में क्या इफेक्ट होता है। मैग्नीशियम ठंडे से अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी चाहिए कि ठंडे पानी के साथ कौन कौन सी अभिक्रिया करेंगे। ठंडे पानी के साथ में साथियों, ठंडे पानी के साथ में करेगा पोटेशियम और सोडियम। राइट, कैल्शियम करेगा लेकिन कोई इफेक्ट इतना नहीं दर्शाएगा। और मैग्नीशियम करेगा गर्म पानी के साथ में। किसके साथ में करेगा, गर्म पानी के साथ। राइट, ये बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब गर्म पानी के साथ में देखते हैं। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये गर्म पानी के साथ में प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसकी सतह पर चिपके रहते हैं के कारण तैरने लगते हैं। अब धातुओं की भाप के साथ देखो, ठंडे जल के साथ देख ली, नॉर्मल जल के साथ में देख ली, फिर गर्म जल के और भाप के साथ भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं न तो ठंडे या गर्म पानी के साथ में प्रतिक्रिया करती हैं, लेकिन वे भाप के साथ में क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो वो कौन कौन सी है बेटा, वो है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। अब इसमें देखो चार टाइप की वो जाएंगी, एक तो ठंडे जल के साथ में है ना, एक हो जाएगी गर्म जल के साथ में, एक भाप के साथ में, और एक वो होगी जो किसी के साथ में क्रिया नहीं करती है। राइट, तो ये देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का किसके साथ में कराया तुमने, जल के साथ में कराया था, Al2O3 बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ये, है ना, और ये क्या बना गया, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार Fe का ये बन गया जल के साथ में, तो फेरिक ऑक्साइड ये बन गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल। तो ये थी। अब एक बार हमने देख लिया जल के साथ में, देख लिया ठंडे जल के साथ में, गर्म जल के साथ में, भाप के साथ में देख लिया। अब मेरे को बता दो थोड़ा सा कि ठंडे जल के साथ में किसने करी, ठंडे जल के साथ में करी पोटेशियम और सोडियम में, फिर कैल्शियम आ जाएगा इसके बाद में मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में आ रहा है। राइट, फिर भाप के साथ आ रहा है, भाप के साथ में कौन कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है ना, फिर और आयरन आ रहा है, और क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है। अब कुछ धातुएं वो आ जाएंगी जो किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती, तो ये इनका क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का क्रम हो जाएगा। आगे इस बात को भी हम देखेंगे। देखो आगे तेरा कुछ धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो है सीसा, तांबा, चांदी और सोना जैसी धातुएं पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। राइट, तो ये इनका क्या हो जाएगा, ये सीसा लेड Pb, तांबा Cu और चांदी को क्या कहते हैं, Ag, और सोना Au। तो ये हो गया हमारा अभिक्रिया का क्रम हो गया। तो मैं वापस बता देता हूं कौन किसके साथ में करता है। एक ठंडे जल के साथ में हम पोटेशियम से लेंगे, पोटेशियम, फिर सोडियम, के बाद में कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम ले लेंगे,
राइट में। फिर भाप के साथ वाले ले लेंगे, भाप के साथ कौन कौन सी थी बताओ, बताओ वापस देख लो एक बार। भाप के साथ में कौन कौन सी थी, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। भाप के साथ में थी एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। इसके बाद में जो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं वो कौन कौन सी हैं, लेड है, पीवी, कॉपर, चांदी और फिर है सोना। ये इसकी अभिक्रिया का वो हो गया कि कौन सी किसके साथ में, ठंडे जल के साथ में ये करेंगे हम, तो सबसे ज़्यादा रिएक्ट अभिक्रिया कौन सी हो गई, ये वाली होगी। तो इनको इस प्रकार से भी आप दर्शा सकते हो, ये भी इनका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। ओके, आगे देखो इसको, अम्लों के साथ रिएक्शन देखते हैं। ये तो हमने जल के साथ की प्रक्रिया पढ़ी थी। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। देखो मेटल है, धातु है, डाइल्यूट एसिड यानी अम्लों के साथ में क्रिया करके लवण और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ओके, ये बात सिंपल सी बात थी कि धातुएं उसके अम्ल के साथ में क्रिया करके कौन सी देती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसको समझो बेटा, जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। ऐसा इसलिए है क्योंकि HNO3 एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। यह उत्पादित हाइड्रोजन गैस को पानी में ऑक्सीकृत करता है और स्वयं किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O या NO या NO2 में कम हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज अत्यधिक तनु हाइड्रो HNO3 के साथ में प्रक्रिया करके H2 गैस बनाते हैं। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किसके साथ में हाइड्रोजन गैस नहीं देता, तो वो कौन है, प्रक्रिया नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, तो वो कौन सा है, जब कोई धातु नहीं बनाती क्योंकि हाइड्रोजन मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट होता है, तो वो कौन सी हो जाता है, इसके नाइट्रोजन ऑक्साइड किस में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। तो लेकिन मैग्नीशियम और ये क्या है, ये बनाती हैं। तो ये इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वारेजिया कंपटीशन में भी भर भर के आता है और बोर्ड क्लास में तो आता ही है। अभी CET का एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्वारेजिया का अनुपात कितना होता है, राइट। तो 3:1 होता है, ये आपको आना चाहिए, समझना चाहिए। और 3:1 किस किस का है वो भी पता होना चाहिए, है ना। तो देखो HNO3 3:1 होता है, इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का रेशो और किसका है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, है ना, किसका है, नाइट्रिक एसिड का, है ना। तो ये चीज है हमारी HNO3 और इसका आज ताजा मिश्रण तैयार है। इसमें देखो एक्वारेजिया होता क्या है, इसके बारे में समझना है। इसका रेशो कितना होता है, 3:1 होता है सांद्र हाइड्रो क्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ में, और दूसरा क्या है, सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ में। इसका 3:1 रेशो होता है, तो उसको समझना है। और ये एक्वारेजिया काम क्या आता है, इस बात को समझना है ना। यह सोना भंग कर सकता है ना, सोना भंग कर सकता है, भले ही इनमें कोई भी अम्ल अकेले ऐसा नहीं कर सकता। एक्वारेजिया एक अत्यधिक संक्षारक धुआं तरल है। यह उन कुछ अभिकर्मों में से एक है जो सोने और प्लेटिनम को भी घोलने में सक्षम है। देखो एक्वारेजिया का जो मिश्रण बनाया जाता है ये इतना खतरनाक होता है कि सोने को भी घोल देता है, प्लेटिनम को भी घोलता है, जबकि और कोई सा ऐसा मिश्रण नहीं है जो सोने को घोल सके। आपको देखते हैं ना, आप गाँवों में भी देखते हैं कि काफ़ी आते हैं ऐसे, और फिर उसको एक घोल से में घोल के सोना और चांदी को चमका देते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं नया हो गया, नया नहीं, वो एक्वारेजिया मिश्रण ही होता है जिसमें वो चीज़ को डुबाया जाता है और उसमें डुबाए जाने के ऊपर की परत हट जाती है, क्योंकि वो इसका क्या इतना होता है खतरनाक कि इसको घोल सकता है। अगर कुछ टाइम और कर दे तो उसको वो घोल देता है ना। तो बेटा एक बात फिर भी देखी होगी तुमने, वो जिस मिश्रण में डाल उसको एक्वारेजिया का मिश्रण होता है। आपने कहा कि मान लो चैन ही चांदी की या सोने की ऊपर से गंदी गंदी हो गई, है ना। जब गंदी गंदी हो गई तो वो बहुत मैली दिखने लग गई, चमकदार नहीं। तो वो आता है सोनार का, जो लोग बेचते आते हैं, वेंडर वाले कुछ भी आते हैं गाँव में, और वो क्या करता है उस गोल में उसको डुबोता है, थोड़ी देर ऐसे ऐसे करता है और वो चमकने लग जाती है। तो हम सोचते हैं नई हो गई। उसमें क्या उसका सोने का क्षरण हो जाता है कि कण निकल जाते हैं, जो ऊपर जमे हुए थे वो निकल जाते हैं और वो अंदर से फिर से चमकदार हो जाता है। उस निकले हुए कणों को वो पटकता नहीं है,
पटकता नहीं है, वो जो निकलता है उसको कहीं वो पानी को फेंक देता है, नहीं वो बना के रख लेता है और फिर वहाँ पे जाके उसमें से सोना भी निकाल लेता है ना। तो ये चीज़ें होते हैं, इसे सोने का एक तरह से दुश्मन भी कहते हैं कि ये सोने और प्लेटिनम जो बहुत हार्ड चीज़ें होती हैं उनको भी क्या कर देता है, गला देता है, घोल देता है, राइट। तो एक्वा रेजिया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि एक्वा रेजिया क्या होता है। सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 के मिश्रण का अनुपात होता है, राइट, 3:1। आगे चलो, अन्य धातु नमक के साथ धातुओं की प्रतिक्रिया। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं कम प्रतिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों से घोल या पिघले हुए रूप में विस्थापित कर सकते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो वही बात आ गई, मैं जब से बता रहा था, ये देखो ये वाले पूरी श्रृंखला ये दिखा दी थी अभी। अब मैं कह रहा था आपसे कि धातु ए, धातु बी का लवण विलयन, धातु ए की ये तो हो जाएगा। अब प्रतिक्रियाशीलता का क्रम ये आ गया। मैं कह रहा था ना पहले कि सबसे ज्यादा किसका है, पोटेशियम का। उसके बाद में ये ठंडे जल के साथ भी रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम और सोडियम। उसके बाद में कैल्शियम, है ना। फिर इसके बाद में ये मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में करता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, है ना। ये भाप के साथ में करते हैं, फेरिक, लेड और हाइड्रोजन। ये कॉपर, Hg और Ag और Au ये किसी के साथ में नहीं करते। तो ये इनका बढ़ता हुआ क्रम था, मैंने आपको अभी अभी बताया था और ये आगे आ भी गया था। अभी हमने जब सब बातें सीखी थी कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक यानी लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी Hg और चांदी और सोना। ओके, तो धातु और अधातुओं के साथ अभिक्रिया अधिकतर धातुएं धनायन बनाती है। ये अपन ने सुना भी है, देखा भी है, चैप्टर में फर्स्ट बार ही पूछा था कि धातुएं क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं, राइट, बनाती हैं। और अधातु एक ऋणात्मक आवेश होता है जिससे एनायन बनाती है, यानी नेगेटिव बनाती है, राइट। धनायन और एनायन के बारे में समझते हैं। इन दोनों धनायनों और आयनों को समझने के लिए हमें तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता को समझना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता को समझना होगा तो क्या होती है, बैलेंसी, और क्या होता है इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उसको समझते हैं प्यारे साथियों। संयोजकता, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में, संयोजकता के बारे में देखते हैं, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। जो भारी कोष है, किसी मान लो एटम का परमाणु है ये, इसमें क्या है, ये है, इसके जो भारी कोष में है इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, राइट। भूतपूर्व सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। सोडियम का आपको पता है, सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1 होता है। लास्ट के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे साथियों, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, राइट, है ना। तो 3 कोष होते हैं और सबसे भारी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिससे साझा किया जा सकता है। इसलिए सोडियम का संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। यही बात मैंने यहाँ पे बताई थी, सोडियम का संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। अब आगे समझो इसी बात को, बहुत अच्छी बात है, संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं। यदि सबसे भारी कोष में 1, 2, 3 ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे दिए जा सकते हैं। तो 1, 2, 3 और के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये समझते हैं इस बात को कि ये क्या कहना चाह रहा है। यदि सबसे भारी कोष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें इलेक्ट्रॉन के बंटवारे में नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो अब समझना कि अगर 1, 2, 3 है, 4 है, तब तक ये क्या क्या सिचुएशन होती है, और 5, 6, 7 है तो क्या सिचुएशन होती है, किस प्रकार से पॉजिटिव जाएगा, किस प्रकार से नेगेटिव जाएगा। जब 1, 2, 3, 4 है तो उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, जबकि बाद में उनको अष्टक पूर्ण करने के लिए यानी अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो उसे माइनस बोलेंगे, और अगर हम उत्सर्जन करें तो उसको प्लस बोलेंगे। तो इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आना एक बार आप। तत्व का प्रकार देखता हूं, इधर को तत्व देखता हूं, परमाणु क्रमांक दे रखा है और इलेक्ट्रॉन कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। 4 कोष होते हैं, K, L और M और N, है ना। ये बातें आपको आवर्त सारणी में पढ़ने की चीजें हैं, लेकिन चैप्टर में दी गई है तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली समझा देता हूँ, है ना। तो देखो, उत्कृष्ट गैस,
उत्कृष्ट गैस वो होती है जिनका अष्टक पूर्ण होता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती है, उसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, हीलियम, नियोन और आर्गन। हीलियम, नियोन, आर्गन। परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 और आर्गन का 18। इनके अंतिम कोष ये हीलियम, ये देखो, ये देखो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहोगे सर हीलियम में तो 8 है ही नहीं है, लेकिन बेटा उसके जब परमाणु क्रमांक की 2 है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? इसलिए उसके अंतिम कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें देखो 10 था तो 2 और 8 हो गए, 18 था, 2 8 16 और 8 8 16 और 2 18, यानी अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए? अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए गए। ये एक दूसरे से कभी अभिक्रिया नहीं करती हैं, उत्कृष्ट गैस होती हैं और इनका 18वां वर्ग होता है, अगर आपने आवर्त सारणी में पढ़ा होगा तो। राइट, आगे देखो धातुओं के बारे में देखते हैं। सोडियम Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये इंग्लिश में है तो हिंदी में सोडियम Na, Mg, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम Al और पोटेशियम K और कैल्शियम C। इनके ये क्या है? प्रतीक है। राइट, तो सोडियम का 11 होता है, अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। 12 होता है मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन, 13 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, 19 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और 20 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? इनके जो अंतिम कक्ष में पाए जाते हैं वो इसके क्या होती है? बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है। इसी के बारे में अब आगे पढ़ेंगे हम। इसकी प्लस वाली संयोजकता ये किसके लिए थी? धातुओं के लिए। अब पढ़ते हैं अधातुओं के लिए, देखते हैं। अधातु के लिए देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये क्या है? मेरी अधातु है। धातु में देखो इनके परमाणु क्रमांक दे रखे हैं। ये नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 होता है, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17। अब इनका कोष देखो, इसके बोला 5 होते हैं, इसके 6, उसके 7, 5 6 7 होते हैं। ओके, तो ये हमारी प्रक्रिया थी। अब समझना आप इसको भी कि किस प्रकार से प्लस नेगेटिव जाएगा और माइनस जाएगा। ओके, सोडियम परमाणु के सबसे भारी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि यह अपने m सेल से, मैंने कहा ना कि KLMN ये कक्षक होते हैं, है ना, तो ये m सेल की बात कर रहा है, तीसरे वाले की। m सेल से इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसका m सेल अब सबसे भारी कोष बन जाता है और इसमें एक स्थिर अष्टक होता है। इस परमाणु के नाभिक में अभी 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई है, इसलिए एक शुद्ध धनात्मक आवेश जिसे सोडियम धनायन यानी Na+ देता है। एक इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर कर दिया तो क्या बन गया? Na+ बन गया। दूसरी ओर क्लोरीन के सबसे भारी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्लोरीन वाला देखो, इसमें अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे Cl- लिखते हैं। जब आवश्यकता होती है तो माइनस लिखते हैं, और जब प्रदान करता है तो उसे क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं, जिस प्रकार Na+ लिखा था। राइट, है ना। तो Na का था 2, 8 और 1 था। जब इसको इसने त्याग दिया तो ये क्या हो गया? अष्टक पूर्ण कर लिया इसने, तो ये कोष ही यहाँ से मिट गया, है ना, यहाँ ही मिट गया, और तो इसका क्या हो गया? Na+ हो गया। अब इसमें देखो, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 थे, अगर 8 हो जाए तो इससे Cl- बन जाता है, आवश्यकता होती है। और यदि सोडियम और क्लोरीन प्रतिक्रिया करते हैं तो सोडियम द्वारा खोए गए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, और 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद परमाणु को एक ऋणात्मक आवेश प्राप्त होता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं। इसके लिए KLM कोष को 18 इलेक्ट्रॉन की प्राप्त होते हैं। यह हमने क्लोरीन आयन Cl देता है, C1 देता है, जो इन तत्वों के बीच लेन देन का संबंध हो सकता है। जैसे अब आप पे समझाता हूं कि किस प्रकार होता है, इसको देखो। ये देखो बेटा, आगे सोडियम का आपको परमाणु क्रमांक खूब दिखा रखा है। सोडियम का 11 होगा, तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है तत्वों में कि वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि अब मुझे खुर्ची मिल जाए, मेरे जॉब मिल जाए, तो वो अपना
स्थाई बैलेंस करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा बेटा, एक अगर इसको हटा देगा तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर साथियों, क्या हो जाएगा, स्थाई हो जाएगा। कि अंतिम स्थाई बनने के लिए अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होना चाहिए। अब एक इसने त्याग दिया तो क्या बना इसका, पहले 2 8 1 था, है ना, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 2 8 बन गया, राइट। जैसे देखो 2 8 1 था इसका और अब कितना बन गया, 2 8 बन गया। इसी प्रकार क्लोरीन के साथ में देखो, क्लोरीन का 2 8 7 है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 2 8 8 बन गया और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो बेटा एक ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नेगेटिव और त्यागेगा तो पॉजिटिव, इतनी बात माइंड में रख लो, काम चल जाएगा। आगे देखो, आयनिक यौगिक, धातुओं से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इस प्रकार बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, है ना, धातुओं को। ओके, आयनिक यौगिक क्या कहते हैं, धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, आयनिक यौगिक कहलाती है, विद्युत संयोजी कहलाती है। आयनिक यौगिक का गुण देखो, भौतिक प्रकृति, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। अब समझ लो थोड़ी सी बात, आयनिक यौगिकों के गुण पूछ ले, क्वेश्चन बन जाए कि आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए, तो कौन कौन से होंगे वो देखो। भौतिक प्रकृति देखो इसकी, पहले तो भौतिक प्रकृति क्या होगी, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और धनायन और ऋणात्मक आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल के कारण कुछ कठोर होते हैं। ये यौगिक आमतौर पर भंगुर होते हैं और दबाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, ये इसकी खासियत थी। अगला देखो, गलनांक और क्वथनांक के बारे में देखो। आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक होता है, क्वथनांक होते हैं, इसलिए ऐसा है क्योंकि मजबूत अंतरायनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती। अब आपको पता है ज़्यादा आकर्षक रहेगा तो उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अगला देखो, घुलनशीलता देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे सॉल्वेंट में अघुलनशील होते हैं। ओके, राइट। अगला देखो, लास्ट देखो इसका, बिजली का संचालन। यह एक समाधान के माध्यम से बिजली के संचालन में आवेशित कणों की गति शामिल होती है। पानी में एक आयनिक यौगिक के एक समाधान में आयन होते हैं जो समाधान के माध्यम से बिजली पारित होने पर विपरीत इलेक्ट्रोड में चले जाते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब समझ लेना बात को कि किस अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे और किस में नहीं करेंगे। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस में आयनों की गति उनकी कठोर संरचना के कारण संभव नहीं हो पाती, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में चालन करते हैं। ये पिघली हुई अवस्था में संभव है क्योंकि गर्मी के कारण विपरीत आवेशित आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आकर्षण बल दूर हो जाता है। इस प्रकार आयन स्वतंत्र रूप से चलते हैं और बिजली का संचालन होता है। ये सीधी सीधी बात ये कह रहा है, फाइनली इसने बताया कि ठोस अवस्था में आयनों का संचालन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके पीछे रीजन है कि वो ठोस होएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन के संचालन की गति नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ये गलित अवस्था में आता है या इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये गर्मियों के दिनों में ये थोड़ा वो हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन संचालन होने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, आयनों में उसका विद्युत का संचालन हो जाता है। तो बेटा मेरे साथियों, ये था अपना चैप्टर थर्ड वाला, और इसमें से अब अगला अपन देखेंगे कि क्वेश्चन करने हैं। ये तो कंप्लीट हो गया है ना। आगे अपन को क्या करना है, ये पृष्ठ संख्या पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चनों को अपन करेंगे। आघातवर्धनीयता तन्यता का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं बेटा और चैप्टर के बीच में है, इनका अर्थ समझेंगे, है ना। सोडियम केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, मैंने बार बार ये सारी चीजें बहुत डिटेल से करिए। अगर आपको इतना पता है तो आप अगर ईमानदारी से क्लास ली है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को जवाब दे सकते हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ में क्या होगा, जल के साथ में कैल्शियम की क्या होगी, है ना। ये वाली एक दूसरे को जिंक सल्फेट के साथ में अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, किस प्रकार से कौन सा होगा, राइट। प्रश्न संख्या 54 पे जो क्वेश्चन दिए हैं उनका ये सोडियम मैग्नीशियम जो भी है इनका करेंगे, है ना। आगे फिर इसी प्रकार ये हो जाएगा। देखो प्रश्न संख्या 59 पे जो दे रहे हैं उनका करेंगे। निम्न परिभाषा लिखनी है। खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। खनिज होते हैं
अयस्क के ऐसे खनिज जिनमें दांतों को निष्कासन अत्यधिक सरल और उपयुक्त होता है, अयस्क कहलाते हैं। गैंग अशुद्धियाँ होती हैं, उन क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाते हैं। तो ये वाली बातें 61 पे जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, 62-63 वाले करेंगे, है ना। और इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन करते जाएंगे। विद्युत अपघटन क्या होता है, ये वाली चीज़ को समझाना है। तो चूर्ण, गैस चूर्ण। तो इस प्रकार से ये चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। 2 क्लासें और होंगी अपन क्वेश्चनों की, तो फिनिश कर देंगे। साथियों जब तक बने रहिए, साथियों के साथ शेयर करिए अपने, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए पीजी फाउंडेशन क्लासेज। थैंक यू।